नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांका चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जाम कांका चैनल पर आगामी बिहार पीसीएस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक क्विक रिवीजन की सीरीज चलाई जा रही है जो बिल्कुल निःशुल्क है। और इस सीरीज का उद्देश्य है कि परीक्षा के दौरान होने वाली आसान गलतियों को कम करना। तो दोस्तों, आप इस सीरीज से जुड़े रहिए और पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिए। ज्यादा समय न व्यर्थ करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट हो सबसे पहले आपको मिले। और परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए तथा इन तथ्यों की पीडीएफ लेने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप इन तथ्यों की पीडीएफ आईजीटी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सीधे मुद्दे पे चलते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वह देखिए, इस समय हम इतिहास विषय का क्विक रिवीजन की सीरीज लेकर आए हैं, तो आज इतिहास से संबंधित प्रश्न होंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? क्या है? निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो आपको पता है तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो पहला कब हुआ था? पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? ये 1932 में हुआ। अब देखिए, पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक। कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 से हुआ था और 13 जनवरी 1931 तक हुआ था। ठीक है ना, पहला गोलमेज सम्मेलन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये 7 सितंबर 1931 से को शुरू हुआ था। कब? 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था। और यह खत्म कब हुआ था? 1 दिसंबर 1931 को। ठीक है ना, 1 दिसंबर 1931 को यह खत्म हुआ था। तो आप जान गए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन कब कब हुए। और जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ देखिए, वो 17 नवंबर 1932 से कब हुआ था? ये 17 नवंबर 1932 से शुरू हुआ था और यह चला कब तक था? यह चला था 24 दिसंबर 1932 तक। ठीक है ना, 24 दिसंबर 1932 तक। तो आपको पता चल गया तीनों गोलमेज सम्मेलन। ठीक, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, दूसरा 1931 में हुआ और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो बिहार पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है यह 1932 में हुआ था। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है आज का, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। तो किस पार्टी से जुड़े थे जयप्रकाश नारायण? तो यह जुड़े थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? यह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। देखिए, अगला ही प्रश्न है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो यह थे जयप्रकाश नारायण। तो ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए दोनों प्रश्नों को एक साथ रखा गया है। देखिए, जयप्रकाश नारायण कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे और इन्होंने जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना भी बिहार में की थी। अब यह स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी वर्ष 1934 में। ठीक है ना, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो यह 1934 में हुई थी। और किन लोगों ने मिलकर यह स्थापना की थी? तो देखिए, एक तो जयप्रकाश नारायण थे, दूसरे इसमें शामिल थे योगेंद्र शुक्ला। कौन थे? योगेंद्र शुक्ला भी इसमें शामिल थे। तीसरे कौन थे इसमें? मीनू मसानी भी थे और आचार्य नरेंद्र देव भी थे। ठीक है ना, तो इसमें जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, मीनू मसानी और आचार्य नरेंद्र देव, इन सब ने मिलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। तो देखिए, इन दोनों प्रश्नों का जवाब आपको मिल गया कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। और 1934 में जयप्रकाश नारायण ने योगेंद्र शुक्ला, मीनू मसानी और आचार्य नरेंद्र देव के साथ मिलकर बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में की थी। ठीक है ना, तो ये दोनों प्रश्न क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? देखिए, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो यह लोक नायक जयप्रकाश नारायण कहा जाता है इन्हें। ठीक है ना, लोक नायक जयप्रकाश नारायण कहा जाता है। तो जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? लोक नायक के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रांतीय सरकारों का गठन। क्या है? प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? ठीक है, तो आप बताइए कि प्रांतीय सरकारों का गठन सबसे पहले किस अधिनियम के तहत
किया गया था? तो आपको पता है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम, किसके अधिनियम? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत प्रांतीय सरकारों का गठन हुआ, क्योंकि इसी के तहत विधानमंडलों में चुनाव हुए और इसी चुनाव के बाद जो है प्रांतीय मंत्रिमंडलों का गठन हुआ। कांग्रेस ने 5 प्रांतों में तो पूर्ण बहुमत पाया था, लेकिन छठा प्रांत, देखिए जिन प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला वह था मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा। लेकिन कांग्रेस ने 6 प्रांतों में अपनी सरकारें गठित की। कितने प्रांतों में? 6 प्रांतों में, जिसमें एक बंबई था। बंबई में लगभग जो है कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन पूरी तरह से नहीं मिला था। तो बाद में सरकार का गठन कांग्रेस ने 6 प्रांतों में किया। कौन कौन से? मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बंबई तथा उड़ीसा में कांग्रेस ने अपनी सरकारें बनाई। ठीक है ना? तो जो है प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1935 के अधिनियम के तहत जो है प्रांतीय चुनाव हुए विधानमंडलों के, और उसमें जो है प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया। ठीक है ना? अब ये प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि किन प्रांतों में सरकार ने पूर्ण बहुमत पाया और कितने प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। तो ये हमने बता दिया कि कांग्रेस ने 6 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई, जबकि 5 प्रांतों में उसे पूर्ण बहुमत मिला था। ठीक है ना? और सारे प्रांतों का नाम हमने बता दिया है, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा में पूर्ण बहुमत, तथा सरकार बनाने में बंबई में भी उसे सहयोग मिल गया था। तो 6 प्रांतों में उसने सरकार बनाई। ठीक है ना? नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 के दिन जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई, और इसी में महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? करो या मरो, डू और डाई का नारा इन्होंने दिया था। और जैसे ही आंदोलन की शुरुआत होती है, वैसे ही अंग्रेजों ने एक ऑपरेशन चलाया। कौन सा? ऑपरेशन जीरो आवर। क्या है? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है, जीरो आवर ये भी पूछा जाता है किस ऑपरेशन के तहत सभी महत्वपूर्ण कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। तो जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त के दिन होती है, तो अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है? इसलिए जो है यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त हो गया, इसका कोई नेतृत्वकर्ता नहीं रह गया। ठीक है ना? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 9 अगस्त 1942 को, और महात्मा गांधी जी ने इसी में डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है ना? नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? अब देखिए, इसमें 2 प्रश्न हैं। एक प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था, और दूसरा है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था। तो गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कोई अलग नहीं थे, इसलिए जो है इन दोनों ने जो है 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, क्योंकि गांधी जी ने कांग्रेस के भीतर रहकर ही असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। इसलिए यह एरर टाइपिंग हो गई है, टाइपिंग एरर है, तो इसको डिलीट कर देते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूछे या गांधी जी पूछे, दोनों ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी 1920 में, क्योंकि गांधी जी ने कांग्रेस के भीतर रहते ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है? हम नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, 9वां प्रश्न है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? कौन है? किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये थे छपरा में। ठीक है ना? छपरा की एरिया में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। अब देखिए, राहुल सांकृत्यायन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन का जन्म कब हुआ था? यह हुआ था 1893 में। ठीक है ना? कहाँ हुआ था? आजमगढ़ में। आजमगढ़, वर्तमान आजमगढ़ जिले में जो है राहुल सांकृत्यायन का जन्म हुआ था 1893 में, और आजमगढ़ के कनैला गांव है। इनका पैतृक गांव कौन सा है? कनैला गांव है, आजमगढ़ में स्थित है। तो राहुल सांकृत्यायन का जो जन्म हुआ वो 1893 में हुआ, वर्तमान के आजमगढ़ जिले में, और वो गांव का नाम है कनैला, उनके पैतृक गांव का नाम है। ठीक है ना? इन्होंने अपनी शिक्षा जो है बनारस से पूरी की, और वह जो है 1912 में साधु बन गए। कब बन गए साधु?
1912 में वो साधु बन गए, ठीक है ना। और इन्होंने अपना नाम क्या रख दिया, बाबा रामोदर दास। क्या नाम रखा, इन्होंने अपना नाम लिखा बाबा रामोदर दास, रामोदर दास, ठीक है ना। तो राहुल सांकृत्यायन का जन्म आजमगढ़ के कनैला गांव में हुआ था 1893 में। इनकी शिक्षा दीक्षा जो है बनारस से हुई और ये 1912 में साधु बन गए और इन्होंने अपना नाम रखा बाबा रामोदर दास। वर्ष 1921 में इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, ठीक है ना। और इनको 6 महीने की जेल हुई, 6 महीने की जेल हो गई। और यह असहयोग आंदोलन के समय छपरा क्षेत्र में सक्रिय थे। कहाँ सक्रिय थे, छपरा क्षेत्र में सक्रिय थे, ठीक है ना। वर्ष 1922 में ये छपरा डीसीसी के अध्यक्ष भी चुने गए, ठीक है ना। तो अगर यह प्रश्न फिर से आता है कि किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, तो वह छपरा क्षेत्र था। या इनके बारे में पूछा जाता है कि इनका जन्म हुआ था तो आजमगढ़ में हुआ था, कनैला इनका पैतृक गांव है। और 1912 में ये साधु बन गए थे और इन्होंने अपना नाम बाबा रामोदर दास रख लिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान इन्हें 6 महीने की जेल भी हुई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि किस घटना को गांधी जी ने अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी, तो वह है चौरी चौरा की घटना के बाद, ठीक है ना। चौरी चौरा की घटना के बाद जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। आपको पता होगा कि चौरी चौरा की घटना जो हुई थी उसमें 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में जो है आंदोलनकारियों ने की भीड़ ने जो है एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिस कर्मचारी जो है जिंदा जल गए थे। गांधी जी ने जब इस घटना के बारे में सुना तो वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने तुरंत असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। और बाद में उन्होंने अपनी हिमालय जैसी भूल बताई कि असहयोग आंदोलन उनकी हिमालय जैसी भूल थी, ठीक है ना। तो इस तथ्य को याद रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस आंदोलन को जो है गांधी जी ने अपनी हिमालय जैसी भूल करार दिया था, तो वह है असहयोग आंदोलन। और चौरी चौरा की घटना जो 5 फरवरी 1922 को हुई थी उसके पश्चात, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे, तो ये कौन थे, ये थे जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन के दौरान यह पटना कॉलेज में पढ़ाई करते थे और उसी दौरान उनकी परीक्षा होने वाली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने 20 दिन बचा हुआ था उनकी परीक्षा को, लेकिन उन्होंने अपनी परीक्षा को छोड़कर असहयोग आंदोलन में भाग लिया, ठीक है दोस्तों। इतिहास विषय से खासकर स्वतंत्रता संघर्ष और बौद्ध और जैन धर्म से बिहार पीसीएस में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो इससे जो है आपको प्री क्वालिफाई करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है ना। तो चलिए, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे, तो जयप्रकाश नारायण, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई, मतलब किसकी असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना की गई, तो देखिए असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना की गई, ठीक है ना। अब देखिए असहयोग आंदोलन जब स्थगित कर दिया गया चौरी चौरा की घटना के बाद, तो इसके बाद जो है स्वराज पार्टी का गठन किया किसने मिलकर। अब देखिए स्वराज दल की स्थापना किसकी असफलता के बाद हुई, तो असहयोग आंदोलन के बाद। जस्ट अगला प्रश्न पूछा गया है कि स्वराज दल की स्थापना किसने की, तो चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना की, ठीक है ना। इन दोनों तथ्यों को एक साथ जोड़ के देखिएगा, ये दोनों प्रश्न अलग अलग पूछे गए हैं, ठीक। स्वराज दल की स्थापना असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुई और स्वराज दल की स्थापना किसने की, तो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। और इन्होंने स्वराज दल की स्थापना कब किया, तो 1923 ईस्वी में किया, ठीक है ना। मार्च 1923 में स्वराज दल की स्थापना हुई। और देखिए CR दास इसके अध्यक्ष, यानी चितरंजन दास इसके अध्यक्ष बने, CR दास जो है अध्यक्ष बने स्वराज दल के, और मोतीलाल नेहरू क्या बने, मोतीलाल नेहरू इसके
महासचिव बने। कौन क्या बने? महासचिव। मोतीलाल नेहरू महासचिव और जो है सी आर दास जो है इसके अध्यक्ष बन गए। ठीक है ना। बाद में जो है देखिए, स्वराज पार्टी ने कभी भी अपने को कांग्रेस से अलग नहीं बताया। ठीक, अब इन दोनों तथ्यों को याद रखिए। स्वराज दल की स्थापना असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुई और इसकी स्थापना किया चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1923 में। सी आर दास जिसमें अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट, अब देखिए यहाँ गैप है, इसकी अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था? तो देखिए, नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता किसने किया था? किसकी अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था? तो आपको पता है कि नेहरू रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार की गई थी और इसके द्वारा तैयार किया हुआ विषय पूछा है। विषय क्या था? तो विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। ठीक है ना। देखिए, नेहरू रिपोर्ट, इसकी अध्यक्षता की मोतीलाल नेहरू ने और इसका जो विषय था वो भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। अब देखिए, नेहरू रिपोर्ट तैयार होने का एक बैकग्राउंड बताते हैं। देखिए, जब साइमन आयोग की नियुक्ति की गई और उसका लगातार विरोध किया जाने लगा तो एक अनुदारपंथी राज्य सचिव वहां के थे, लॉर्ड बर्केनहेड। लॉर्ड बर्केनहेड ने कहा कि भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ थे। क्या कहा? कि भारतीय लोग जो है संवैधानिक सुधार के लिए कोई ठोस प्रस्ताव बनाने के लिए असमर्थ थे, इसलिए साइमन आयोग की नियुक्ति की गई। ठीक है ना। अब इस बात को भारतीयों ने दिल पे ले लिया कि बताइए कि हम उस स्थिति में हैं कि हम अपने लिए एक संविधान तैयार नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि हम जो है स्वयं एक अपना संविधान तैयार करेंगे और इसी को तैयार कर इसी चुनौती का जवाब देने के लिए मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में जो है एक नेहरू कमेटी बनाई गई और उन्होंने जो है उनकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी ने जो है अगस्त 1928 में, कब नेहरू रिपोर्ट आई थी? अगर यह पूछा जाए कि नेहरू रिपोर्ट कब आई तो 1928 में यह प्रस्तुत की गई थी। तो अगस्त 1928 में इन्होंने एक रिपोर्ट दिया जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। ठीक है ना। बाद में इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट मांगने के कारण यह रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया, लेकिन जो नेहरू रिपोर्ट के तैयार करने का कारण था और जो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता से संबंधित चर्चा थी वो हमने आपको बताया कि नेहरू रिपोर्ट आने के जो पीछे का बैकग्राउंड है वो ये था कि साइमन आयोग की नियुक्ति को लेकर जब तमाम बवाल हुआ कि उसमें कोई जो है भारतीय प्रतिनिधि नहीं है, तो वहां के एक अनुदारपंथी राज्य सचिव थे ब्रिटेन के, लॉर्ड बर्केनहेड, उन्होंने चुनौती दिया कि भारतीय जो है कोई भी संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ है। तो उसी चुनौती को स्वीकार करते हुए कांग्रेस ने 1928 में जो है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जिसने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट दी। हालांकि डोमिनियन स्टेट की डिमांड करने के कारण जो है यह सिफारिश जो है स्वीकार कर ली गई, लेकिन फिर भी इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की गई थी। जैसे वयस्क मताधिकार की चर्चा नेहरू रिपोर्ट में की गई थी, महिलाओं के लिए समान अधिकार की चर्चा नेहरू रिपोर्ट में की गई थी, यूनियन या संगठन बनाने की स्वतंत्रता और धर्म का हर प्रकार से राज्य से पृथककरण, मतलब पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता की भी चर्चा नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। अब जान लीजिए कि नेहरू रिपोर्ट इंपॉर्टेंट कितना था। केवल डोमिनियन स्टेट की बात अगर हटा दी जाए तो उसमें कितनी अच्छी बातें दी गई थी। पहला तो वयस्क मताधिकार की चर्चा की गई थी, दूसरी महिलाओं के समान अधिकार की चर्चा की गई थी, तीसरी संगठन या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता की चर्चा की गई थी और चौथी पंथ निरपेक्षता या धर्म का राज्य से पृथककरण की चर्चा की गई थी। ठीक है ना। तो ये सभी नेहरू रिपोर्ट की विशेषताएं थी, लेकिन कुछ कारणवश इसे अपनाया नहीं जा सका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट हो सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो अब्दुल गफ्फार खां या खान अब्दुल गफ्फार खां कहते हैं। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन मशहूर है? तो वह है खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने जो है खुदाई खिदमतगार पार्टी का गठन किया था। यह उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जो है खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया था। इन्होंने जो है इसे लाल कुर्ती, क्या कहते हैं, इसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। किसको? खुदाई खिदमतगार संगठन को लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने जो है लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया। ठीक है ना। तो सीमांत गांधी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खां। लाल कुर्ती आंदोलन, यह है खुदाई खिदमतगार आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहते हैं। या कभी कभी पूछ लेता है कि लाल कुर्ती आंदोलन के जनक कौन है? तो वह भी अब्दुल गफ्फार खान है। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? कौन? प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो वह थी पटना की। ठीक है ना। प्रभावती देवी पटना की स्वतंत्रता सेनानी थी। ठीक है ना। अब देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं ने भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन महिलाओं में सरला देवी एक नाम आता है। कौन? सरला देवी का नाम आता है। दूसरा नाम आता है प्रभावती देवी का। तीसरा नाम आता है राजवंशी देवी का, सुनीति देवी तथा राधिका देवी। ये सब बहुत प्रमुख महिलाएं हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया बिहार में। ठीक है ना। अब इसमें प्रभावती देवी का जो कार्य क्षेत्र था वह पटना था। ठीक है ना। यह पटना की जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह रिपीट हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? यह हुआ था 1931 में। ठीक है ना। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। आपको पता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से घबराकर अंग्रेजों ने जो है ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत कर दी थी और उसी में कांग्रेस को शामिल होने के लिए, गांधी जी को मनाने के लिए, उसी में शामिल करने के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ था ताकि वह सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर सके। ठीक है। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। अब इस समझौते की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम बता देते हैं। यह डेट भी याद रखिएगा, अक्सर मिलान करने को आता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931 में, 5 मार्च 1931 को। ठीक है ना। अब देखिए, इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हुआ? स्थगित कर दिया गया। ठीक है। दूसरा, ऐसे युद्धबंदी जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था उन्हें रिहा करने का आदेश दे दिया गया। ठीक है ना। उनके रिहा करने का आदेश, इस पे समझौता हुआ। ऐसे युद्धबंदी जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था। बस यही एक कंट्राडिक्शन उत्पन्न हो जाता है जब 23 मार्च 1931 को जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी होती है। आखिर उनके विरुद्ध भी तो कोई हिंसा का कोई मामला नहीं था, लेकिन जो है उनको फांसी दे दी जाती है। इस मामले में गांधी जी को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है कि गांधी जी ने उनके जीवन की रक्षा के लिए कोई चर्चा नहीं किया। ठीक है ना। तो इसमें जो 1931 के गांधी इरविन समझौते की जो महत्वपूर्ण बात थी, तो सभी युद्धबंदियों जिनको विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था उनको रिहा करने का आदेश दे दिया गया। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार दिया गया। समुद्र तटीय प्रदेशों में नमक, बिना कर दिए नमक बनाने की अनुमति मिल गई। ठीक है ना। बिना कर दिए नमक बनाने की अनुमति मिल गई और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को तैयार हो गई। ठीक है ना। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट था। गांधी इरविन समझौते के संबंध में जो पॉइंट हमने बताए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर परीक्षाओं में कथन कारण में इन सभी बिंदुओं को पूछ लिया जाता है और कहा जाता है इनमें से कौन था या कौन नहीं था, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी को याद रखिएगा। ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? ठीक है, किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो वह था अकबर। देखिए अकबर ने जो है, अकबर जब 1556 में शासक बना, उसके बाद 1556 के बाद से उसने जो है यह समझ लिया था कि अगर भारत में रहना है तो उन्हें हिंदुओं के साथ मिलजुल कर रहना पड़ेगा। इसलिए अकबर ने कुछ जो है ऐसे कार्य किए जिससे उसे उसके बारे में ऐसे विचार आते हैं कि एक उदारवादी शासक था, लेकिन शासक कोई भी हो वह अपनी नीतियां केवल अपने राज्य के हित में, अपने शासन सत्ता के हित में ही बनाता है। तो अकबर ने अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत जो है 1562 में दास प्रथा खत्म करता है। कब? 1562 में दास प्रथा खत्म करता है। 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करता है। कब? 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर देता है और 1564 में वह जजिया कर को समाप्त करता है। कब? 1564 में अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया। ठीक है ना, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया? तो अकबर ने। अब अगर यह पूछा जाए कि कब समाप्त किया, तो देखिए 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर को अकबर ने समाप्त कर दिया था। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो 1576 ईस्वी में। ठीक है ना, 1576 ईस्वी में अकबर ने बंगाल और बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है ना, तो अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1576 ईस्वी में। और अगर यह सन आपको याद है तो एक बात और याद होगी कि 1576 ईस्वी में ही हल्दी घाटी का युद्ध भी हुआ था। कब? 1576 ईस्वी में ही हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है। अब आप इससे भी जोड़ सकते हैं कि जिस वर्ष हल्दी घाटी का युद्ध हुआ उसी वर्ष अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। बीपीएससी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बंगाल और बिहार दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, कनेक्टेड थे भी पहले, एक ही थे। और इनको जो है अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1576 में। 1576 में ही हल्दी घाटी का युद्ध भी हुआ था। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो यह थी उनकी बेटी नूरजहां ने एतमादुद्दौला का मकबरा यहाँ आगरा में बनवाया। देखिए एतमादुद्दौला का जो मूल नाम था वो क्या था? मिर्जा गियास बेग। क्या नाम था? मिर्जा गियास बेग। ठीक है ना। इनको एतमादुद्दौला नाम किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। ठीक है, जहांगीर ने दिया था क्योंकि उसके ससुर थे ये। तो एतमादुद्दौला, जिसे मिर्जा गियास बेग के नाम से भी जानते हैं, उनका मकबरा आगरा में बनवाया नूरजहां ने, जो उनकी बेटी थी और जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है ना। तो एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया? नूरजहां ने बनवाया। ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, तो एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो नूरजहां ने बनवाया। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप इन तथ्यों की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट हो सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत से तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।